दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात शुरू करने जा रहे हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से लेकर हमारे समाज के सबसे बड़े फैसलों तक को प्रभावित करता है। और वो है न्याय। हम समझेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है और किसी भी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। चलिए, सबसे पहले एक कहानी से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ट्रॉली कार के ड्राइवर हैं। आपकी ट्रॉली 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही है। अचानक आप देखते हैं कि आगे पटरी पर 5 मजदूर काम कर रहे हैं। आप ब्रेक लगाते हैं, लेकिन ब्रेक फेल हो चुके हैं। अगर आप इन पांचों से टकराएं तो ये सब मर जाएंगे। आप बिल्कुल लाचार महसूस कर रहे हैं। तभी आपकी नजर दाहिनी तरफ एक दूसरी पटरी पर जाती है, एक साइड ट्रैक। उस पटरी पर केवल एक मजदूर काम कर रहा है। आपका स्टीयरिंग काम करता है, यानी आप ट्रॉली को मोड़ सकते हैं। आप या तो सीधे जाकर पांचों को मारें या मोड़कर उस एक को मारें और पांचों को बचाएं। अब सवाल, आप क्या करेंगे? हाथ उठाएं। कितने लोग ट्रॉली को मोड़कर उस एक को मारने का रास्ता चुनेंगे? छात्र हाथ उठाते हैं, अधिकांश। प्रोफेसर, और कितने सीधे जाना पसंद करेंगे? कुछ हाथ। तो बहुमत है मोड़ने के पक्ष में। चलिए, पहले बहुमत वालों से सुनते हैं। आप क्यों मोड़ना चाहेंगे? छात्र एक, बैच से। सर, 5 लोगों की जान बचाने के लिए एक की कुर्बानी देना ज्यादा सही होगा। अगर 5 मर सकते हैं और एक मर सकता है तो एक को मरने देना बेहतर है। बहुत अच्छा, यानी नतीजा मायने रखता है। कम नुकसान बेहतर है। किसी और का कोई कारण? छात्र दो, ये वैसा ही है जैसे 9/11 के हमले में जिन लोगों ने विमान को मैदान में गिराया वे हीरो थे, क्योंकि उन्होंने विमान में सवार लोगों को तो मारा, लेकिन इमारतों में हजारों लोगों को बचा लिया। एक की मौत से 5 का जीवन, यही सिद्धांत है। ठीक है, अब सुनते हैं उन कुछ लोगों से जो सीधे जाने के पक्ष में हैं। आपका क्या तर्क है? छात्र तीन, सर, यही सोच कभी नरसंहार और तानाशाही को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल हुई है। कहें कि एक जाति को बचाने के लिए दूसरी जाति को मिटा दो। मैं उस तर्क से सहमत नहीं हूं। अगर मुझे चुनना ही है तो मैं एक को मारने के बजाय पांचों को मरने दूंगा, क्योंकि जानबूझकर किसी एक को मारना मेरे लिए गलत है। बहादुरी भरा जवाब है, धन्यवाद। अब दूसरी कहानी सुनिए। इस बार आप ड्राइवर नहीं हैं। आप एक पुल पर खड़े हैं। नीचे पटरी पर वही ट्रॉली आ रही है। 5 मजदूर हैं, ब्रेक फेल है। आप कुछ नहीं कर सकते, बस देख सकते हैं। लेकिन आपके ठीक बगल में एक बहुत मोटा आदमी खड़ा है। वह पुल की रेलिंग पर झुका हुआ है। अगर आप उसे हल्का सा धक्का दें तो वो नीचे पटरी पर गिर जाएगा। वह मर जाएगा, लेकिन उसकी मोटी देह ट्रॉली को रोक देगी और पांचों मजदूर बच जाएंगे। सवाल, कितने लोग इस मोटे आदमी को धक्का देंगे? हाथ उठाएं। बहुत कम हाथ उठते हैं। और कितने नहीं देंगे? अधिकांश हाथ। दिलचस्प। पहली कहानी में आप में से अधिकतर ने 1 बनाम 5 के सिद्धांत का समर्थन किया। यहां वही 5 बचाने के लिए एक मारो वाला सिद्धांत लागू होना चाहिए था। लेकिन अब ज्यादातर लोग धक्का देने को तैयार नहीं हैं। क्या अंतर है? कृपया कोई बताएगा जिसने दोनों बार सोच बदली हो? छात्र 4, हाथ उठाकर। सर, पहले मामले में ड्राइवर पहले से ही उस परिस्थिति में था। उसे वैसे भी कोई ना कोई चुनाव करना था। लेकिन यहां मैं पुल पर खड़ा एक बेगाना हूं। मैं अचानक उस मोटे आदमी को अपने हाथों से मारने का काम कर रहा हूं। ये सीधा साधा हत्या जैसा लगता है, जबकि वहां स्टीयरिंग घुमाना हत्या नहीं था, बल्कि एक दुर्घटनापूर्ण स्थिति में फैसला था। अच्छा, तो क्या फर्क सिर्फ इतना है कि एक में आप धक्का दे रहे हैं और दूसरे में स्टीयरिंग घुमा रहे हैं? मान लीजिए उस मोटे आदमी के नीचे एक जालीदार दरवाजा है और आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, बिना छुए। तब क्या? छात्र 4, थोड़ा झिझकते हुए। फिर भी फिर भी गलत लगता है। शायद इसलिए क्योंकि पहले मामले में वो एक मजदूर भी उसी ट्रैक पर था। वो पहले से ही खतरे में था। लेकिन ये मोटा आदमी तो बिल्कुल बाहरी था। उसकी उस परिस्थिति में कोई भूमिका नहीं थी। उसे झोंकना उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे मौत के मुंह में ढकेलना है। सही कहा। तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ नतीजा ही मायने नहीं रखता, बल्कि कर्म की प्रकृति भी मायने रखती है। यानी कोई काम चाहे अच्छा नतीजा दे, फिर भी वो अपने आप में गलत हो सकता है। अब एक और मामला लेते हैं। इस बार आप डॉक्टर हैं। आपके इमरजेंसी रूम में 6 मरीज आए हैं। 5 को मामूली चोटें हैं, एक की हालत गंभीर है। आपके पास समय सीमित है। यदि आप उस गंभीर रोगी को पूरा दिन देते हैं तो 5 मर जाएंगे। यदि आप पांचों को ठीक करते हैं तो वो एक मर जाएगा। आप क्या करेंगे? हाथ उठाएं। अधिकांश 5 बचाने के पक्ष में है। अब दूसरा डॉक्टर वाला मामला। कल्पना कीजिए आप ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। आपके पास 5 मरीज हैं। एक को नया दिल चाहिए, एक को फेफड़ा, एक को किडनी, एक को लिवर, एक को पैंक्रियास।
उनके पास समय नहीं है, सब मरने वाले हैं। तभी आपको पता चलता है कि पास के कमरे में एक स्वस्थ युवक सो रहा है जो सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए आया था। उसके पास कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। आप चुपके से उसके अंग निकाल सकते हैं, उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन आप पांचों को बचा सकते हैं। कौन ऐसा करेगा? लगभग कोई नहीं। यही तो पहेली है। पहले डॉक्टर के मामले में 5 बचाओ 1 को जाने दो को आपने हाँ कहा, लेकिन अंग निकालने से मना कर दिया। कारण? क्योंकि एक मामले में आप इलाज न करने से एक की मौत होती है और दूसरे में आप जानबूझकर हत्या करते हैं। ये वही मोटे आदमी वाली दुविधा है। यहां से 2 तरह के नैतिक विचार सामने आते हैं। एक, परिणाम आधारित नैतिकता। सही या गलत कर्म के परिणामों पर निर्भर करता है। ज्यादा से ज्यादा भलाई, कम से कम नुकसान। इसके सबसे मशहूर उदाहरण है उपयोगितावाद, जिसे जेरेमी बेंथम ने प्रतिपादित किया। 2, अपरिहार्य या कर्तव्य आधारित नैतिकता। कुछ काम नतीजों की परवाह किए बिना हमेशा गलत होते हैं, जैसे किसी निर्दोष को मारना, चाहे उससे 5 बचें। इसके प्रमुख विचारक हैं इमैनुअल कांत। अब मैं आपको एक असली जिंदगी का मामला सुनाता हूं। क्वीन वर्सेस डडली एंड स्टीफेंस। 1884 की बात है। एक ब्रिटिश नौका मिग्नोमैट तूफान में डूब जाती है। 4 लोग एक नाव पर सवार होते हैं। कप्तान डडले, नाविक स्टीफेंस, एक नाविक ब्रूक्स और 17 साल का कैबिन बॉय रिचर्ड पार्कर। उनके पास खाने पाने की कमी है। लगभग 19 दिन तक वे समुद्र पर भटकते हैं। लड़का बीमार है और कमजोर है। वो दूसरों की तुलना में ज्यादा बुरी हालत में है। उसने खारा पानी पी लिया था। वो कोमा में चला जाता है। डडले और स्टीफेंस तय करते हैं, अगर कुछ नहीं किया गया तो चारों मर जाएंगे। वे उस लड़के को मारने और उसका मांस खाने का फैसला करते हैं। ब्रुक्स शुरू में मना करता है, लेकिन बाद में वो भी खाता है। 4 दिन बाद एक जहाज उन्हें बचा लेता है। इंग्लैंड लौटने पर डडले और स्टीफेंस पर महत का मुकदमा चलता है। बहस ये थी, क्या आवश्यकता यानी नेसेसिटी उनके कृत्य को सही ठहरा सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि 1 को मारकर 3 को बचाया। अगर वे ऐसा न करते तो चारों मर जाते। क्या ये उपयोगितावादी तर्क सही है? अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया। हालांकि उनकी सजा बाद में कम कर दी गई। न्यायाधीश ने कहा, मानव जीवन का बाजार भाव नहीं लगाया जा सकता। कोई व्यक्ति अपनी जान दूसरे के लिए कुर्बान कर सकता है, लेकिन किसी को दूसरे की जान लेने का हक नहीं है, चाहे परिस्थिति कितनी भी भयानक क्यों ना हो। अब तक हमने देखा कि हमारे नैतिक फैसले अक्सर एक ही समस्या पर बदलते रहते हैं। कभी हम परिणाम देखते हैं, तो कभी कार्य की प्रकृति देखते हैं। ये झिझक, ये उलझन, यही दर्शन का खतरा भी है और बेहतरी भी। सुकरात के मित्र कैलिक्लीज ने उनसे कहा था, दर्शन एक अच्छा खिलौना है, लेकिन ज्यादा करोगे तो बर्बादी होगी। वो कहता है, अपनी दलीलें छोड़ो, असली दुनिया में आओ, व्यापार सीखो, नाम कमाओ। लेकिन कैलिक्लीज की बात में आधा सच है। दर्शन हमें हमारी परंपराओं, पक्की मान्यताओं और आदतों से दूर करता है। ये चीजों को अजनबी बना देता है। एक बार जब कोई चीज अजनबी हो जाती है तो वो पहले जैसी कभी नहीं रहती। आत्मज्ञान खोई हुई मासूमियत जैसा है। आप उसे जानने के बाद भूल नहीं सकते। तो क्या करें? क्या हम संशयवाद में पड़ जाएं? ये सोचें कि अरस्तू, लॉक, कांट, मिल, इन महान दिमागों ने सदियों में ये सवाल नहीं सुलझाए, तो हम एक सेमेस्टर में क्या सुलझा लेंगे? शायद हर किसी के अपने सिद्धांत हैं, बस। लेकिन कांट ने इसी संशयवाद के बारे में कहा, संशयवाद मानव तर्क का एक विश्राम स्थल है, जहां वो अपनी भटकनों पर विचार कर सकता है, लेकिन वो स्थायी निवास का स्थान नहीं है। यानी हाथ पर हाथ धरे बैठने से तर्क की बेचैनी नहीं मिटती, और वही बेचैनी, वही अतृप्ति इस कोर्स को चलाने वाली है। हम पढ़ेंगे अरस्तू, लॉक, कांट, मिल और साथ में चर्चा करेंगे समसामयिक मुद्दों की। समानता बनाम असमानता, आरक्षण, वाक स्वातंत्र्य, समलैंगिक विवाह, सेना में भर्ती। उद्देश्य सिर्फ किताबों को रोचक बनाना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि ये अमूर्त विचार हमारे अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में कैसे धसे हुए हैं। मैं यहाँ एक खतरे की घंटी भी बजा दूं। दर्शन जब इस तरह पढ़ा जाता है, आत्मज्ञान के अभ्यास के रूप में, तो ये एक जोखिम उठाता है। ये हमें उन चीजों से सामना करवाता है जिन्हें हम पहले से जानते हैं, लेकिन एक नए नजरिए से। और जब परिचित चीज अजनबी लगने लगे तो उसका सीना उतारना मुश्किल होता है। तो क्या ये हमें बेहतर नागरिक बनाएगा? हमेशा नहीं। दर्शन शुरू में एक नागरिक को बदतर बना सकता है, उसे अलग थलग और असमंजस में डाल सकता है, लेकिन उसी असमंजस में ही विकास होता है। सुकरात में गोर्गियास संवाद में जवाब दिया था कि बिना परीक्षा के जीवन जीने लायक नहीं होता। तो इस कोर्स का लक्ष्य है रचना की बेचैनी को जगाना और देखना कि वो हमें कहाँ ले जाती है। हम कुछ पक्के जवाबों तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हम सीखेंगे कि सवाल कैसे पूछें और अपने जवाबों पर सवाल कैसे उठाएं।
ये सफर असुविधाजनक होगा, लेकिन असंभव नहीं। धन्यवाद।